वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज का ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे साथ है हमारी ऑथर, जो कि ना सिर्फ ऑथर है बल्कि हमारी सीईओ है। सो वेलकम दिव्या मैम। एंड सिंस इट इज योर सेकंड बुक विच इज गेटिंग पब्लिश्ड विद योर ओन पब्लिकेशन, सो हाउ आर यू फीलिंग मैम? Obviously, first of all, spread goodness, thank you so much for taking my interview. And it is our second interview, but first time I'm giving interview, so I'm extremely happy because as a writer, आप book लिखते हैं, फिर आपको नहीं पता है कि आप कैसे प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, और हर एक जगह आपको देने पैसे दे के करना पड़ता है। लेकिन ये एक पर्क्स में बेनिफिट मिलता है कि एक राइटर अपना इंटरव्यू दे सकता है। सो दैट्स अ ब्लेसिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स अमेजिंग मैम। मैम, आपकी हमारी पब्लिकेशन के साथ में दो बुक्स आ चुकी हैं, और दोनों ही बुकों में अगर हम देखें तो कोर्ट से रिलेटेड बातें हैं। तो व्हाट इज जी, न्यू दैट आवर ऑडियंस इज गोइंग टू गेट? एक्चुअली जो पहली बुक थी द ब्यूटी ऑफ कॉर्ड्स, मेरी ये गणपति पापा वाली, वो मैंने पहले दूसरे पब्लिकेशन में किया था। ओके। लेकिन वो कुछ रीजन की वजह से वो पब्लिकेशन बंद हो गया, तो फिर मैंने उसको अपने ही पब्लिकेशन में लॉन्च कर दिया। और ये इंग्लिश में थी। जो तब जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था व्हाट आई एम राइटिंग। बस ऐसे ही कुछ भी लिख रही थी, बिकॉज पहले जब छोटे थे तब ऐसे राइटिंग वो सब में अच्छे ट्रॉफी वगैरह मार्क्स वगैरह मिल जाते थे। बट एज अ प्रोफेशनल और ये बुक लिखना वो सब कुछ भी ऐसा नहीं था। बट फिर भी ऐसा लिखा कि हाँ, थॉट्स को मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट सेलर बनूंगी, ऐसा कुछ भी थॉट नहीं है। बस यही है कि जो भी हम विचार आते हैं वो लिखे, उसका क्या करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिखने से हमारा, कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि मतलब स्टूडेंट के लिए कोई यूएस बेस्ड आर्टिकल था। उसमें लिखा था जितना आप लिखते हैं उतना आप समझ पाते हैं, और जब आप टाइप करते हैं तो आप इतना नहीं समझ पाते हो, तब आपका ब्रेन इतना काम नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है राइटिंग, हम जो भी ऑथर्स है उनके लिए राइटिंग तो ब्लेसिंग है। और नॉन ऑथर भी है, वो भी अगर लिखना स्टार्ट करे, बिल्कुल। भले बुक पब्लिश ना करवाए, लेकिन लिखना बहुत अच्छी बात है। और मैं लिख पा रही हूँ, और ये मेरी सेकंड बुक है सुविचार। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हिंदी में है और पहली वाली इंग्लिश में थी। तो मेरी पहली हिंदी किताब है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग मैम। मैम, आपकी किताब सुविचार की जो टैगलाइन है वो बेसिकली ये है कि एक अच्छा विचार आपके जीवन को बदल के रख सकता है। तो मैम, आपके जीवन में वो कौन सा विचार था जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया? तो मेरा तो शायद आप सबको पता ही है कि ये स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस, अच्छाई और खुशियां फैलाए। वो मतलब कुछ भी लाइफ में हमें एक स्लोगन चाहिए रहता है कि ठीक है, ये स्लोगन है कुछ भी, लाइक यू कैन विन। सपोज कि जो भी दूसरे ऑथर है उनके लिए अलग टैगलाइन होगी, बट कहीं ना कहीं वो डॉट तो सेम ही कनेक्ट करते हैं कि कोई भी लाइफ में एक टैगलाइन बनाओ और वही टैगलाइन को अपनी लाइफ बना दो। तो मुझे लगता है ये सुविचारों ने मेरी जिंदगी बदली है। मैं आज जैसी हूँ वैसी मैं कुछ साल पहले नहीं थी, और मैं ऐसा सोचती भी नहीं थी कि क्या कर सकते हैं ये वो, मतलब ऐसा फुल टाइम पास, मुझे नहीं पता था क्या करूंगी। बट था ऐसा कि डॉक्टर बनना है एंड ऑल, बट मैं कहाँ से राइटिंग में आ गई। वो सच में ब्लेसिंग है। तो मुझे लगता है कि सुविचार और जो भी आप सोचते हैं, आप अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको भी पता होगा, आप माइंड से रिलेटेड हम इतना बात करते हैं। तो अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये जो कॉर्ड्स रहते हैं, मतलब कॉर्ड्स का हमारी लाइफ में यही होता है कि हम छोटे से दो लाइन के छोटे से कॉर्ड में हम पूरी जिंदगी का जो सार है वो तुरंत नहीं समझ पाते। जी। लेकिन हर मोड़ पे वो याद आता है कि हाँ, ये समय मैंने ये कॉर्ड पढ़ा था, तो ये यहाँ मतलब इसका हाँ। काम लगेगा। तो ऐसा रहता है कि सुविचार हम पढ़ते हैं तो वो हमारे ब्रेन में जाता है, और स्लोली स्लोली हम उसको उसको अपनी लाइफ में ला पाते हैं। मैं एक्चुअली मैं पब्लिशर हूँ, लेकिन मैं बुक नहीं पढ़ती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हर लेखक एक अच्छा रीडर नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मुझे पढ़ना बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं पसंद है तो कोई इतना बड़ी बुक्स कैसे पढ़ता होगा। तो इसलिए मुझे छोटे कॉर्ड्स जो दो लाइन में बहुत कुछ समझा जाए वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सुविचार लिखती हूँ।
और अमेजिंग। यही कि स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस, यही टैगलाइन है। और आपकी अलग टैगलाइन होगी, लेकिन हर किसी की लाइफ में एक टैगलाइन होती है। बस आई थिंक उसको फॉलो करेंगे तो आप कुछ भी अच्छा कर पाएंगे। मैम जैसे आप बात कर रहे हैं टैग लाइन की, तो बेसिकली दिस इज द पर्पस राइट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, या पर्पस क्या, एम ऑफ योर लाइफ। तो मैम ये एम ऑफ द लाइफ, इसको ढूंढने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि हमारी लाइफ का असल एम क्या है? पहली बात की ये पर्पस, ये सिर्फ टैगलाइन हमारा पर्पस एम मिशन ही रहता है। बट हाँ, ये हमें पहले नहीं पता होता है। बिल्कुल। पहले हमें लगता है कि ये सिर्फ एक थॉट है छोटा सा। वो हम्म, कैसे ग्रेजुअली धीरे 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 बिल्ड होता है हमें खुद भी नहीं पता है। और एक्चुअली उसमें क्या होता है कि पर्पस एम वगैरह वो सब बुक्स में बहुत अच्छा लगता है कि आप ये ध्येय बनाई दीजिए, अगर हाँ, उस पे 24 आवर्स मेहनत करेंगे तो आप कर पाएंगे। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। आप छोटे से छोटे या बड़े, आज ही मैंने सुष्मिता सेन, उनका एक वीडियो देखा था कि उन्होंने बताया था कि मतलब मैंने लाइफ में, मुझे मेरे पापा ने बोला था कि ग्रेजुएट के अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन फिर वो बने एक्टर और उसमें उन्होंने कौन सा कोई तो मतलब अवार्ड जीता था, मतलब मिस इंडिया बने हाँ, थे, हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब वो बोले कि पर्पस, भले ही आप कोई भी एक चीज के पीछे लगातार मेहनत करिए, जो चीज आपको पसंद है वो धीरे धीरे आपको, भले आप उसमें सफलता ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत देखकर वो दूसरे में या तीसरे में आपको सफलता दे देंगे। लेकिन मैंने नीट दिया, यूपीएससी दिया, फिर मैंने बीएससी केमिस्ट्री में किया, और भी ऐसे बहुत मतलब ऐसे 3-4 चीजें की कि हाँ, पहले मुझे बचपन से था मुझे डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या है वो नहीं होता है। और कई बार हम इंसान ऐसे हम्म, बने होते हैं कि हाँ, हम चाहकर भी, अगर हम सपोज कि चलिए उसमें एडमिशन भी मिल गया, हम्म, लेकिन तब हम वहां अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि बिल्कुल। भगवान ने हमें बोला है कि ये मतलब अपने जो आप हो उससे बाहर मत जाइए। कई बार हम दूसरों का ओपिनियन ले लेके हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं है, तो हम दूसरा बनने की ट्राई करें। लेकिन जब हम दूसरा बनने की ट्राई करते हैं ना, तो जो हम है वो भी नहीं रहते हैं। हम्म, तो मेरा ऐसा ही मानना है कि हम एम कोई भी डिसाइड करेंगे, अगर वो नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से कोई भी एम मत रखो। और हम्म, जो भी करना है आप, अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है वो करने लगो। उससे आपको धीरे धीरे स्लोली अगर वही हाँ, कंसिस्टेंसी से करेंगे, तो आपको अपना एम ध्येय मिशन जो भी है सब मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज याद रखना है, कंसिस्टेंसी। हाँ, ऐसा दिन आ सकता है कि कभी आपको काम करने का मन नहीं होता है, कभी नींद आती है, कभी आलस आता है, सब होगा। लेकिन फिर भी आप वही एक काम को कंसिस्टेंसी से कितने बार कर सकते हैं, वही आपका एट द एंड यही मिलेगा, मिशन बनेगा। और वो मिशन मिलने में बहुत टाइम लगता है। एटलीस्ट आप कोई भी एक काम 2-3 साल तक कंटिन्यू थॉट के साथ करेंगे, तो आई थिंक वो आपका मिशन या जो भी एम वगैरह ड्रीम वगैरह बनेगा। बाकी तो हम सपने बहुत देखते हैं, लेकिन बिल्कुल। कई बार वो सपने आधे तो हम ऐसे ही फालतू के देखते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आई थिंक काम करो, आपको कुछ ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। हम्म। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं लाइफ की, आपने कहा कि हाँ लाइफ में जिस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, उसमें से कोई एक चीज होती है जो हमारा एम बन सकती है। तो आपका क्या मानना है कि जो भी एम है, मिशन है या ड्रीम्स है, बेसिकली हम उन्हें चूज करते हैं या फिर वो हमें चूज करते हैं उन्हें पूरा करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक्चुअली ये बहुत टफ क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें चूज करते हैं। ऐसा रहता है कि मैंने बोला ना कि भगवान हर किसी को अलग अलग एक आर्ट, एक कला देता है। हाँ, सपोज हमारी राइटिंग है, किसी आपकी स्पीकिंग है, आप इतने अच्छे से इंटरव्यू ले पाते हैं, आपकी जो बोलने की कला है, सवाल पूछने की कला है। तो मतलब हर किसी में एक कला होती है। मतलब वो हमें ऐसे तुरंत नहीं पता चलता कि हाँ मेरी ये हॉबी है या जो भी कला है मुझे मिल गई है, लेकिन ये भगवान ही देते हैं। ऑब्वियसली कोई भी भगवान, अल्लाह, गुरु, जिनका जो भी
जिनको मानते हैं वही नेचुरल पावर ही आपको देती है, बट वो मिलने में मैंने बोला कि आप हार्ड वर्क करते जाइए, वो अपने आप मिलेगी। आपको कुदरत ने बनाया और कुदरत ने आपके लिए बेस्ट सिलेक्ट किया है, बस लेकिन वो सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगता है, वो एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। नहीं, हार्ड नहीं बोलेंगे तो चलेगा, कंसिस्टेंट वर्क। कोई भी काम को कंसिस्टेंसी से थोड़े साल करते रहो, आपको खुद अपना पर्पस मिल जाएगा, और तब आप ही खुद बोलेंगे कि ये मैंने सोचा नहीं था, भगवान ने दे दिया। लेकिन वो भगवान नहीं देते, क्योंकि पूरा हमें वैसा ही बनाया है कि आपका पर्पस यही रहेगा। वो मुझे लगता है कि भगवान ही देते हैं, शायद मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, नो नो। बट मुझे लगता है कि सब भगवान ही देते हैं। क्योंकि जब हम जो भी काम करते हैं, हमें तो ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, लेकिन एट द एंड क्यों हमें एक ही चीज से ऐसा प्यार हो जाता है कि ये बिल्कुल। एक ही चीज है हाँ जो मुझे करना है। तो आई थिंक वो भगवान ही वो करते हैं, भगवान या जो भी जिनके जो भी गुरु वगैरह है वो मैम, नेचुरल आपकी पावर। लाइफ में, आपकी लाइफ में हम सभी जानते हैं गणपति बापा का कितना बड़ा रोल है। तो आप बताइए आपके लिए गणपति बापा क्या है और कैसे आपको उनपे इतना ज्यादा विश्वास हुआ। गणपति बापा मुझे नहीं पता कि वो गणपति बापा क्यों मुझे इतने अच्छे लगते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलती हूँ कि गणपति बापा मैं आपके पास आऊंगी तो आपको पूछूंगी कि मुझे आप क्यों पसंद है। एक्चुअली मैंने बोला कि मैं रीडिंग इतना नहीं करती, मैंने इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ी है, महाभारत रामायण वगैरह, जो कि हमें पढ़नी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, गुजराती ब्राह्मण, तो ऑब्वियसली मुझे तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन फिर भी मुझे आरती, भजन चालीसा, हनुमान चालीसा सब भी आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गणपति बापा, मुझे नहीं पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि गणपति बापा, जब जिस दिन मैं सुसाइड करने गई थी तब मुझे भगवान ने उनके लिए कुछ बचाया था। बट आई डोंट बिलीव कि ठीक है, लेकिन पता नहीं कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि गणपति बापा को मैं बहुत मानती हूँ। क्यों मानती हूँ वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं तो पावर, कोई ब्लेसिंग है। हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट रहता है, तो मैं मानती हूँ मेरे गणपति बापा है। लेकिन ऐसा दिल से ऐसा नहीं है कि क्यों है, क्योंकि मुझे खुद ही आज तक नहीं पता चला कि गणपति बापा क्यों फेमस है। इनफैक्ट उनकी कुछ स्टोरी है जो मुझे धीरे धीरे पता चलती है कि उनका जो ये मूषक है वो उन्होंने हाथी के उनसे लिया था। वो सारी सारी सीरियल वगैरह में स्टोरीज देखती हूँ। बाकी इतना मैं नहीं जानना चाहती कि क्यों मुझे पसंद है, क्या है। क्योंकि कई बार हम लाइफ में ना सब जानना चाहते हैं कि मुझे ये हाँ क्यों अच्छा लगता है, मुझे ये क्यों करना है। बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ सवाल है ना, थोड़े सस्पिशियस रहने चाहिए, और जो टाइम के साथ आपको पता चलने चाहिए, तो अच्छा लगेगा, हाँ ये भी है, ये भी है। तो मुझे लगता है कि मुझे हर किसी के एक फेवरेट इंसान होते हैं, तो बिल्कुल। मेरे गणपति बापा है। मैम, आपके लिए भगवान है क्या, मतलब रियल में क्या है? अगर हम सोचते हैं तो हम कभी कभार सोचते हैं कि भगवान कोई अनदर प्लैनेट या पता नहीं क्या कुछ अलग ही बीइंग है, कुछ अलग ही क्रिएचर है, या फिर हम सोचते हैं कि नहीं वो हमारे अंदर ही है। तो एग्जैक्टली भगवान क्या है? अ, भगवान, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भगवान हमारे अंदर है, क्योंकि अगर हमारे अंदर भगवान होते तो कुछ हम कई बार गुस्सा करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ। बट लेकिन हम इंसान ही ऐसे बने हैं कि जो सिचुएशन ऐसी आती है तो हमें गुस्सा आता है, वहां हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई कोई कर पाता है, जो थोड़े उम्र वाले, जिन्होंने लाइफ समझी है कि वो कैसे चलती है। लेकिन हम जैसे थोड़े जो लाइफ को अभी समझ रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते। तो भगवान हमारे अंदर है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि भगवान एक ऐसा नेचुरल पावर, हम उसको भगवान, गुरु, अल्लाह वैसा हमने नाम दिया है। जी। वो एक हमारे पोएम आती थी, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने हाँ बांट लिया भगवान को, हाँ जी। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हम्म। तो मुझे लगता है भगवान को भी सबने बांट दिया है, जिसके बहुत सारे ड्रामे होते रहते। मैं तो जितना गणपति बापा को मानती हूँ उतना ही मैं दरगाह पे जाऊंगी तो वहां के जो भी अल्लाह है उनको मानती हूँ। सभी भगवान को मैं सेम मानती हूँ। मुझे नहीं लगता है कि भगवान हमारे अंदर है या इस दुनिया में है। लेकिन मुझे इतना पता है कि चमत्कार होते हैं, मिरेकल वर्क्स। लेकिन ये भी पता है कि मिरेकल्स, चमत्कार तब होते हैं जब एक इंसान बहुत अच्छा होता है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होते हैं, और जब वो बहुत मुसीबत में हो तब भगवान सच में कोई एक नेचुरल, मैं उसको भगवान कहूँ या नेचुरल पावर बोलूं, वो हेल्प करती है।
तो मतलब कहीं ना कहीं तो भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हमें प्रॉब्लम भी इसीलिए देना चाहते हैं कि वो हमें उनकी तरह मजबूत बनाना चाहते हैं। जैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये राम भगवान जी, उन्होंने हाँ कितने मतलब जी। कितने कष्ट सहे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है भगवान हमें धीरे धीरे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। लेकिन भगवान है, और मुझे पूछना है कि भगवान आप है तो किधर है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हाँ, मतलब ठीक है वीडियो वगैरह में मिल जाते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो सच है। सच बिल्कुल। तो हमें जब वहां जाएंगे कि वो स्वर्ग नर्क वो सब क्या होता है, मिस्ट्री हाँ जी। स्टोरीज वगैरह है जो हम इंसानों ने बनाई है, या क्या सच है वो तो वहां जाके ही पता चलेगा। बट मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि ये भगवान कैसे बने, क्या हुआ, बहुत मुझे जानने की इसी इच्छा है। जो होगा कहीं ना कहीं लिखा होगा, बट पढ़ने के लिए धीरे धीरे मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम समझ आ जाएगा कि भगवान है किधर है क्या है। बट है भगवान, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। बिल्कुल। Okay, amazing, ma'am. Your views are extremely amazing, like something that I haven't heard before. Um, मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जैसे हम लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ मेरे हिसाब से एक जर्नी की तरह होती है। तो इस जर्नी से आपने कौन से 3 बिगेस्ट लेसन्स लिए हैं अभी तक, वो बताइए। ओके, लेसन का तो हर एक दिन हर एक सेकंड में कोई ना कोई लेसन मिल ही जाता है। लेसन तो मेरा पहला पहला जो मुझे लेसन मिले हैं, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ। तो पहला तो डोंट बी इमोशनल, मतलब इतना भावुक मत हो कि लोग आपका फायदा उठाए, या आप किसी को अपना एंगर या हैप्पीनेस इतना मत दिखाओ कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगे। लाइक बिल्कुल। जो भी पोजीशन में हम स्लोली धीरे धीरे आते हैं, लाइक हम मैं अभी फाउंडर हूँ, आप जो इंटरव्यूअर है, तो हमारी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जहां हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट मुझे लगता है मैं उसमें वीक हूँ, जो मुझे बहुत लाइफ का बड़ा सबसे बड़ा यही लेसन पहला तो है कि डोंट बी टू मच इमोशनल। लेकिन फिर भी मैं हूँ वो, तो अभी जो मैं बोली इंसान बना भगवान बनाते हैं वैसा, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे और टाइम के साथ वो थोड़ा सा इमोशनल ना हो के प्रोफेशनल में घुस जाए। और पहला तो ये है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको लगे कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो सॉरी वैसे तो मैं बोल देती हूँ, बट कई बार हम नहीं बोल पाते कुछ डर की वजह से, बिल्कुल। या तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वी शुड सॉरी। अगर हमने कुछ भी गलती से गलती की है या जानबूझ के गलती की है, सॉरी बोलना चाहिए। और अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं तो एक सेकंड में कर देती हूँ कि आपने सॉरी बोला, बात कर। और मुझे तो ऐसा है कि कोई आपको सॉरी नहीं भी बोलेगा तो भी उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि जो भी आप करते हैं एट दी एंड तो वो सारा हम सबको मिलके ही चलना है। तो बिल्कुल। वो सॉरी वाला। और थर्ड वाला जो है, मुझे लगता है जो भी हम लाइफ में करते हैं उसका कुछ तो ऐसा मीनिंगफुल करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे जो भी हम सपोज कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो अगर उसमें हम कोई भी पोस्ट वगैरह वीडियो वगैरह डालते हैं, तो दूसरों जो हमें देख रहा है या जो भी कुछ हमें फॉलो कर रहा है, तो उनकी लाइफ में एटलीस्ट 1% हैप्पीनेस या हम कुछ दे पाए। डोंट डू एनीथिंग विदाउट मीनिंगलेस थिंग। बिल्कुल। कई बार हम इमोशनल होके मतलब कुछ भी पोस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको मान रहे हैं, तो उसका 1% जब भी वो देखे वो कुछ सीख पाए। सीखना, योर लर्निंग, आपकी लर्निंग से अगर कोई लर्न कर पाए तो उससे बड़ा ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल। बस यही थर्ड था, दैट वी हैव टू डू मीनिंगफुल थिंग्स। डोंट डू के टाइम पास कुछ भी हमने कर दिया, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, भले 0.9% बट थोड़ा सा अफेक्ट करता है। तो मुझे लगता है अच्छा अच्छा फैलाओ, स्प्रेड गुडनेस। अमेजिंग, मैम। मैम, दिव्या त्रिवेदी एज अ ह्यूमन बीइंग, तो दिव्या त्रिवेदी का क्या अल्टीमेट गोल है और बिगेस्ट गोल है लाइफ का, जो आपको अचीव करना ही करना है। हाँ, वैसे तो बहुत सारे गोल्स है, लेकिन पहला मेरा जो दूसरा तीसरा गोल गोल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एनिमल्स वगैरह है, उनको मैं एक एनिमल हाउस या ऐसा कुछ बनाऊं।
मुझे नहीं जी। अच्छा लगता है कि जब वो ऐसे धूप में या जो भी बारिश में या ठंड में रहते हैं। हमारे घर पे तो अभी हम यहाँ मतलब मुंबई में हमारे वो जो कौवा आता है ना, वो कागड़ा हर रोज पानी पीने आता है। हम वहाँ पानी डालते रहते हैं, वो पीता रहता है। और कई बार हमारा ध्यान नहीं होता है तो हमें कहाँ कहाँ करके बुलाता है और बैठा रहता है। और मेरे पापा बोलते हैं कि जब मैं नहीं होती या मम्मी नहीं होती तो वो नहीं आता है। मतलब शायद कुछ ऐसा रिलेशन है उनके साथ। और जब हम गुजरात जाते हैं तो वहां एक कैट है, बहुत प्यारी सी अच्छी। तो हम उनको दूध पिलाते हैं और अपने घर रखते हैं। वो आती है, कहीं भी गंदी होती है फिर भी हम बैठने देते हैं। तो मुझे लगता है मेरा यही गोल है कि मुझे एनिमल्स, बर्ड्स और सारे क्रिएचर्स के लिए कुछ करना है। उनके लिए एक पेट हाउस या कुछ तो करना है। एक्चुअली उसमें अभी ऐसा हुआ था, हम्म। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि हमारे वहाँ एक छोटी सी बेबी कैट हुई है, लेकिन उनकी मम्मी नहीं है, तो कोई अडॉप्ट कर सकता है तो आप अपने फ्रेंड्स में पूछिए। मैंने सबको पूछा, मैंने स्टेटस वगैरह लगाया और मैंने सारे डॉग या कैट हाउस को मैंने पूछा। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, नो वन इज रिस्पॉन्सिंग। अगर कोई करता है तो भी वो बहुत दूर दूर से, और ऐसे भाव क्यों खाते हैं? अगर वो सच में एनिमल या शेल्टर उनको हम्म। देते हैं तो बिल्कुल। एटलीस्ट जो आपके पास क्वायरी करने आए, आपको हाँ। पूछने आए, एटलीस्ट उनको अच्छे से जवाब दे या जवाब दे। बट कोई नहीं करता है। हम बीच में ऐसा सोच रहे थे कि हमें एक डॉग खरीदना है, तो उसमें भी कोई जवाब ही नहीं देता है। हम वहां कहीं अभी तो ऑनलाइन हो गई है, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए ये सब में। जी। बट वो नहीं होता है। तो मेरा दिल से यही दुआ है कि मुझे नहीं पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। बट मुझे एनिमल के लिए एक शेल्टर, एक बड़ा सा जो फार्म हाउस जैसा, जिसमें सारे एनिमल्स के एक छोटे छोटे घर हो और वो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाए। और जहां कहीं भी कुछ भी ऐसा एनिमल्स को प्रॉब्लम हो, वो मेडिकल भी हेल्थ हम प्रोवाइड कर पाए। ये मेरा सपना है सबसे बड़ा। अमेजिंग मैम, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, क्योंकि हम देखते हैं आजकल इंसानों का इंसानों से ही रिलेशन ऐसा हो गया है कि सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ मतलब एक तरीके से नेगेटिविटी। और वहां पे एनिमल्स के लिए भी इतना ज्यादा प्यार अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि क्योंकि जब हम अकेले हम होते हैं ना, Yes. मतलब हम इंसान जब हम बहुत दुखी होते हैं, जी। तब हमारे पास कोई भी एनिमल, ये सेलिब्रिटी सारे क्यों एनिमल्स रखते हैं? क्योंकि ज्यादातर टाइम तो वो लोग भी स्ट्रेस में ही होते हैं ना। बिल्कुल। बिकॉज एक्टिंग लाइक इज नॉट दैट मच इजी जितना हमको लगता यस। है। तो सारे एनिमल्स को इसीलिए रखते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स होते हैं हम रखते हैं, उनके अलावा भी जो एनिमल्स होते हैं, अगर रास्ते में एक जो बीमार हो या लंगड़ा चल रहा हो तो हमें दर्द होना चाहिए। हमारे अंदर वो इंसानियत, जी। हमें पता है कि नॉन वेज को कैसे काट काट कर। और यहाँ मुंबई में तो बहुत सारी ऐसी मच्छी मार्केट होती है। तो मुझे पता नहीं यार वो क्यों बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो भी भगवान ने ही बनाया। जब आदि मानव थे तब उनके, मुझे हाँ। जितना पता है कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो वो जी। जहाँ जो भी प्राणी वगैरह था। लेकिन अभी हमारे पास तो इतने अच्छे वेजिटेबल्स है, इतने अच्छा जी। खाना है, तो लोग क्यों काटते हैं? मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ किसी के, ठीक है उनकी चॉइस है। हाँ। बट यार किसी को मारते हुए, किसी का खून करते हुए कुछ खाना बहुत बहुत ज्यादा दर्द बिल्कुल। होता है। लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते, हम दुनिया को इतना नहीं बदल सकते। लेकिन हमारे हाथ में जितना है उतना हम कर सकते हैं। तो बस यही एनिमल शेल्टर, बर्ड्स, सारे सारे एनिमल, बर्ड्स क्रिएचर, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को मैं कुछ कर पाऊं उनके लिए, बस उतना कामयाब होना है। मैम, जैसे बीच में आपने एक बात कही अकेलेपन से रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है कि ये अकेलापन बेसिकली क्या है, और कब किसी भी इंसान को अपनी चपेट में लेता है? या क्या कभी आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? अकेलापन, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन, भले हमें ऐसा लगता है कि मुझे, सच बोलो तो मुझे अकेलापन बहुत पसंद है। जब कोई नहीं होता है, जब एकदम साइलेंट होता है,
तब हम जो अपने आप से बात करते हैं, हम इतने क्रिएटिव बनते हैं ना। वो हम इतनी भाग दौड़ में इतने पूरा दिन साउंड साउंड बिल्कुल। इतने साउंड, अभी तो मोबाइल्स वगैरह आ ही गए हैं, जिनके बाद तो हम करना ही छोड़ देंगे। लेकिन इतने साउंड पूरा दिन आप सुनेंगे ना, इतने साउंड 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 साउंड। लेकिन रात को जब आप सोते हैं तब एकदम अकेला, इतना पीसफुल। मुझे पीस, बहुत शांति पसंद है कि कोई भी ना हो, और बस मैं और मेरी किताब और मेरी जो ये पेन है वो मेरे साथ रहे। अकेलापन वैसा कुछ नहीं होता है, ये सब ड्रामा है। वो ब्रेकअप वगैरह कर लिया और उसको सब अकेलेपन पे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। हाँ मतलब क्या जी। लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, कॉर्ड्स लिखते हैं, फिल्म बनाते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल। सब फालतू का है। आप सिर्फ अपने अकेलेपन को अपनी अपने पैशन का जरिया समझे कि बिल्कुल। चलो घर में कोई नहीं है, मैं सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है, वो मैं ट्राई करती हूँ। चलो घर में कोई नहीं है तो मैं डांस करता हूँ। चलो घर पे कोई नहीं है तो मैं आराम से जो भी नेचर को देखती हूँ। मैं तो कई बार ऐसे उटपटांग चीजें करती हूँ जब घर पे कोई नहीं होता है। मैं लिखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखना। और ऐसा पीसफुली सब देखने का कि क्या है क्या नहीं। तो मुझे लगता है अकेलापन अगर किसी के पास है ना, तो आप भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको अकेलापन हाँ दिया। बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पूरा दिन जो पूरा दिन साउंड साउंड साउंड, और हम तो फिर भी घर पे रहते हैं, लेकिन हमारे उधर भी घर की आवाजें आती रहती है साउंड की। जो रोड पे रहते हैं उन बेचारों को कभी भी वो साउंड से छुटकारा नहीं मिलता है। तो जिनके पास भी अकेलापन है, आप सबको बहुत खुश होना चाहिए कि आपके पास वो चीज है जो करोड़ों जो लोगों के पास नहीं है। आई थिंक वी शुड ब्लेस्ड अगर हमारे पास अकेलापन हो तो। ना कोई भी, क्योंकि इंसान भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। एक पल ऐसा होगा कि शायद भगवान भी कोई जवाब, भगवान तो वैसे भी जवाब नहीं देते, लेकिन सब बोलते हैं मेडिटेशन वगैरह करके, हाँ उससे होता होगा। बट आई थिंक अकेलेपन में आपको अपनी हॉबी को आगे लाने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो वो टाइम को कभी भी आई थिंक जाया नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अकेलेपन में ही जीना चाहिए। मैम आपने तो एकदम काइंड ऑफ एक विजन, एक नया विजन दे दिया अकेलेपन को लेकर के। जो अभी तक एक हाँ, नेगेटिव टर्म लगता था, नाउ इट साउंड्स लाइक कि हाँ भाई होना ही चाहिए कुछ देर के लिए तो एटलीस्ट आपको बहुत जरूरी है। पॉजिटिव है। जी। वही लाइफ में, क्योंकि सब चले जाएंगे एक दिन, आपको एक दिन हाँ तो सब आपसे लड़ने वाले हैं, आपको सब बिल्कुल। नीचे करने वाले हैं। फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी दुनिया में हो, कितने भी प्यारे हो हमारे, लेकिन जो अकेलापन है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके अंदर रहेगा। और वो अकेलापन आपकी हॉबी जो आपको अच्छा लगता है, किसी को लिखना, किसी को ऐसे ही बैठे रहना कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ बैठे रहना है, वो बेस्ट टाइम है। आई थिंक एवरीवन शुड यूज दैट। अमेजिंग मैम। मैम आपसे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से, जैसे अभी आई ऑल्सो लव राइटिंग एंड देर आर मेनी पीपल हु लव राइटिंग बट दे आर स्टिल ट्राइंग कि स्टार्ट कैसे करें। तो कैसे लिखना शुरू करें, किस तरीके से मतलब उस अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। और फिर लिख भी लिया तो बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जिनके माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि अपनी बुक को लोगों तक ले जाएं कैसे। मतलब पब्लिश भी हो गई, स्टिल बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बुक को सही ऑडियंस तक ले जा पाते हैं। तो उसके लिए आप हमारी ऑडियंस को क्या समझाना चाहेंगी कि कैसे वो इस पे वर्क कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि लिखना, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए लिखें। तो पहली बात है कि लिखना दूसरों के लिए नहीं होता है। आज तक जिन्होंने भी, मतलब इनफैक्ट जो रामायण या जो भी लिखा गया था, वो इसीलिए था कि वो एक जगह स्टोर रहे, मतलब आगे जो भी पीढ़ी आए वो पढ़ पाए, उसके लिए लिखा गया था। और बिल्कुल। मेरा लिखना तो मेरी मन की शांति के लिए है कि मेरे पास इतना सारा थॉट्स आते रहते हैं। तो कहाँ डाले वो सारे थॉट्स को, कहाँ डाले? तो नॉर्मली आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए, लिखते रहिए लिखते रहिए। फिर आपको ऐसा लगे कि ठीक है मैंने लिख लिया, लेकिन अभी संभालने की जगह नहीं है। मैंने तो इसीलिए मतलब बुक किया था मेरा पब्लिश, कि मुझे संभालने की जगह नहीं थी। कि मुझे ऐसा, ठीक है एक बुक बना लेती हूँ ना, क्योंकि बुक बनाने में क्या होता है, वो बुक भी आपके पास रहेगी, हाँ अच्छे फॉर्मेट में रहेगी। सही। और आप जब देखेंगे तो, और आप एक बुक लिखते ही, पब्लिश होते ही आप ऑथर बन जाते हैं। जी। दुनिया की ऐसी कोई भी डिग्री डिग्री नहीं है जो आपको ऑथर हाँ बनना सिखाएगी।
लेंगे लोग पैसे देके, आपको प्रोफेशनल कैसे बनना है वो सिखा देंगे। हम्म। बट एक ऑथर बनना तो कोई नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि वो तो आप लिखते रहिए, एक बुक पब्लिश करवा दी है, हो जाएगी बुक। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हो तो ही आप बुक पब्लिश करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ फ्री में भी बुक पब्लिश करवा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन है। और ऐसा एक माध्यम भी रहता है लाइक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, हम्म। जिसमें लोग, आप अगर आपकी राइटिंग में दम होगा तो वो लोग आपको पैसे देके आपकी राइटिंग ले लेंगे, लेकिन फिर वो अपने वो अच्छा। जो भी रॉयल्टी कॉपीराइट होगा वो उनके नाम पे पब्लिकेशन अर्न करेगा लाइफ टाइम। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी। आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए जाइए, जो भी आपको अच्छा पब्लिकेशन, उनके रिव्यूज वगैरह देखिए कौन सी बुक पब्लिश की है। तो अगर करना है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर बनना हमें ऐसा लगता है कि ठीक है बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल जर्नी रहती है। पहले तो इतनी मेहनत से आपको बुक में लिखना, फिर उसको टाइप करना, फिर पब्लिशर ढूंढना, फिर पब्लिशर के ड्रामे, फिर लाइफ टाइम तक उनको पूछते रहना हुआ सेल या नहीं हुआ, कोई जवाब देता है कोई जवाब नहीं देता है। तो जी। बहुत सारी लंबी प्रोसेस है। तो बस दिल से लिखिए जो भी लिखना है अपने। कोई अब हमें ऐसा बेस्ट सेलर नहीं बनना है। पता है हम इंसान का क्या होता है, कि पहले हम सोचते हैं कि हम लिखेंगे, एक राइटर बनेंगे, राइटर से एक ऑथर बनने का मन होता है। और जैसे ही बुक पब्लिश होती है, हर किसी को बेस्ट सेलर बनने का मन बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। मुझे बेस्ट सेलर बनना है, लाइब्रेरी में जो यूएस की कौन सी लाइब्रेरी है वहां जाना है, ये करना है, बुक फेयर में करना है। अरे मैं बोल रही हूँ इतना सब क्या जरूरत है। लिखना एक मन की शांति के लिए होता है, ठीक है वो सेकेंडरी पार्ट है कि आपको प्रमोट भी। हम्म। जैसे एक मूवी होती है, वो मूवी दूसरों को कैसे पहुंचाए, उसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, लाइक वो मार्केटिंग में पैसे डालते, हम्म। कितने पैसे डालते हम सोच भी नहीं सकते। करोड़ों अब्जों में पैसे जाते हैं कोई भी हम मैं ऐसा मानती हूँ कि बुक हमारा बिजनेस है। अगर आपको इमोशन के लिए, वो इमोशन एक पार्ट है और बुक दूसरी तरफ बिजनेस है। जो एसेट्स है आपका लाइफ टाइम तक आपको पैसे देने वाला एक बहुत बड़ा एसेट आपका माध्यम है। तो वो बिजनेस की तरह ही होगा कि आपको कैसे उसको ग्रो करना है। आपको समझना है मेरी बुक ये मेरा बिजनेस है, ये नाम पे जो भी नाम पे पब्लिश हुई है, सपोज मेरी सुविचार है, तो मैं समझूंगी ये मेरा बिजनेस है। और मेरे बिजनेस को मैं कैसे प्रमोट करूंगी, कैसे हम उसको आगे लाएंगे। उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग 50,000 1 लाख ऐसे बड़े बड़े पैसे दे के अवार्ड्स वगैरह करवा लेते हैं, सिग्नेचर वाला कुछ तो वीडियो वगैरह वो फेयर वगैरह करवा लेते हैं। मुझे लगता है कि वो सब हम फिल्म मेकर थोड़ी है, या जो हम फिल्म बनाएंगे और लोग बुक खरीदने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। बुक, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, तो आज का सबसे बड़ा टाइटल है कि आप बुक भी भले पब्लिश कर दे, लेकिन हर रोज या हर एक वीक में सोशल मीडिया में थ्रू रील्स पोस्ट आप एसईओ मार्केटिंग सीखिए कि वो कैसे लोगों तक पहुंचता है। सोशल मीडिया अपना स्ट्रांग बनाइए। जिस दिन आपका नाम होगा, आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग होगा, उस दिन लोग सामने से आपकी किताब खरीद लेंगे कि इन्होंने कौन बिल्कुल सी किताब, ये तो बहुत अच्छा बोलता है, मैं हाँ चलिए इनका बुक पढ़ती हूँ, शायद मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। हम हाँ। ऐसे ही पोएम वगैरह लिखते रहेंगे और हमारे सोशल मीडिया में हम एक्टिव ही नहीं है, तो अरे कैसे दुनिया तक पहुंचेंगे। आज बिल्कुल। अगर हमें दुनिया तक पहुंचना है तो वहां पैसे देके पहुंचना पड़ता है। मतलब आप मुझे 2-3 लाख दे दीजिए, मैं आराम से आपकी 50 बुक सेल करवा दूंगी। लेकिन वो 50 बुक्स के बाद क्या, वो फिर सवाल उठता है ना कि क्या। हम्म। मैम यू आर ऑन म्यूट। से मतलब जो भी बड़े ऑथर वो बने हैं, वो कंटिन्यू लिखते आए हैं, कंटिन्यू प्रमोट करते आए हैं, फिर वो जाके उनकी मिलियन कॉपी सोल्ड होती है। और उनकी राइटिंग आप देखेंगे तो अनदर लेवल होती है। हम जैसे पोएट्री कॉर्ड्स जी। वाले को, और आपको पता होगा कि एक नायाब है, उनका नाम है, वो बहुत अच्छे से पोएट्री रिसाइट करते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे राइटर है जो बुक नहीं पब्लिश करवाते, लेकिन वो राइटर है और वो अपनी रिसाइट पोएम्स वगैरह सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे बिल्कुल। रील्स डालते, कंपटीशन वगैरह में जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है जो लाइफ टाइम तक चलती रहती है। जैसे एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3-4 साल की कंटिन्यूस मेहनत लगती है, वैसे ही एक बुक को प्रमोट करने के लिए टाइम लगता है। लेकिन लोग सोचते, मुझे बोलते हैं लोग कि मेरी बुक सेल नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अभी मैं लिखना छोड़ दूंगा या दूंगी।
अरे मैं बोलती हूँ कि लोगों के लिए आपको क्यों लिखना है, खुद के लिए। जिस दिन आप अपने खुद के लिए लिखेंगे, बिल्कुल। हाँ। उस दिन दुनिया आपको दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। मैंने जैसे बताया कि मुझे खुद ही बुक पढ़ना नहीं पसंद है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि लोग मेरी किताब खरीदेंगे। जब बिल्कुल। हम मार्केट में जाते, हम ऐसे ही थोड़ी किसी की बुक उठा के ले लेंगे, नहीं लेते हैं ना। सिंपल सी बात है, क्यों हम 200-300 रुपए डालेंगे और उस बुक के लिए जिसको हम जानते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपनी प्रोफाइल, एक ब्रांड जैसी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। हाँ। और आपको कंटिन्यू सोशल मीडिया थ्रू अपने पोस्ट से, अपने हैशटैग, एसईओ, मार्केटिंग मार्केटिंग को समझना होगा। कोई भी पब्लिशर ठीक है आपकी 50 कॉपीज ज्यादा से ज्यादा सेल हम्म। कर देगा, लेकिन उसके आगे ओके ठीक है, अगर आपकी फ्रेंड्स फैमिली में ज्यादा कांटेक्ट है तो कोई ठीक है 100 और 200 तक हाँ आपकी बुक्स जी। ले लेगा। अरे 500 भी ले लेगा, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप किसी डिजिटल मार्केटिंग वाले को हायर करना पड़ेगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मार्केट कर सकते हैं, वरना जो दूसरा रास्ता है वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपनी प्रोफाइल बनाइए, एक अच्छा सा पेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी। और यूट्यूब पे तो अगर आपके ज्यादा सब्सक्राइबर है तो आपको पैसे भी मिलते हैं। तो क्यों हाँ। वो रास्ता लोग नहीं चुनते हैं और ऐसा सोचते हैं कि मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी और वो लोग खरीदने लगेंगे। ऐसा कोई मिरेकल ऐसा इधर नहीं होता है, बुक में नहीं होता है। तो ऐसा मानती हूँ कि बुक तो हमें मन की शांति के लिए लिखनी चाहिए, फिर वो एजुकेशन बुक हो, पोएट्री हो, कॉट्स हो, स्टोरीज हो। बट आई थिंक लिखना तो एक इमोशन है। तो कोई भी, मुझे ऐसा लगता है, कोई ऐसा ना नहीं बोलेगा कि मैंने इमोशन के बिना बुक लिखी है, प्रोफेशनल बन के बुक लिखी है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और बिल्कुल। अगर वो बोलेगा ऐसा तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि सब दिल के भाव ही लिखते हैं। हाँ फिर जी। वो एजुकेशन, सपोज की केमिस्ट्री की बुक है, तो हाँ। वो भी जो ऑथर होगा और वो अपने एक्सपीरियंस, अपने भावों को एक बुक में कन्वर्ट करेगा ना। तो मुझे बिल्कुल। लगता है इमोशन से बुक चलती है। और ब्रांड, अगर आपको मार्केटिंग, उससे रॉयल्टी, पैसे चाहिए तो आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी। और ब्रांड बनाने के लिए पैसे लगते हैं, लाखों में लगते हैं। और लाखों नहीं है तो सिंपल सोशल मीडिया में कंटिन्यू पोस्ट करते जाइए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन कीप गोइंग, चलते रहिए। हाँ। Amazing, ma'am. Thank you so much, ma'am, for that amazing knowledge that you gave to all of the budding writers. Thank you so much for that. Ma'am, now I would like to ask you that you are at such a young age a founder of such a big publication. So, what would you like to say about it? कि ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, वो कैसी थी? किस तरह की डिफिकल्टीज आपने फेस करी? कैसे ये सब कुछ किया आपने? So, what will you say about it? आई थिंक ये क्वेश्चन का हम पहले इंटरव्यू में आंसर दे दिया है कि ये मतलब हमारी मेरी एंथोलॉजी से मैंने हाँ जी। लिखना पहले हाँ जी। हाँ इंस्टाग्राम जी। पेज में स्टार्ट किया था। यस। फिर एंथोलॉजी की, फिर धीरे धीरे दूसरे पब्लिकेशन के साथ काम किया। जी। ऐसे 1-2 सालों में मेरी मेहनत थी जो थोड़ी रंग लाई, और गणपति पापा का आशीर्वाद था जिसकी वजह से आज मैं फाउंडर हूँ। और यंग एज, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लेट मैंने स्टार्ट किया है। जब हम शार्क टैंक या ऐसा देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर कितनी छोटी छोटी एज में, 20-22, जब जो एज में हम कार्टून वगैरह देखते थे, सीरियल्स वगैरह हाँ देखते थे, जी। हाँ और टाइम पास खेलते, बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। उस उम्र में लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन रहता है वो बहुत प्यारा होता है, उसको तो खेल कूद में ही बिताना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुनिया बदल गई है, लोगों को हर छोटी छोटी एज वाले पैसे कमाते हैं। एक संदीप महेश्वरी के सर के शो में एक लड़का आया था, जी। जी। वो कुछ हमारे ही एज, उससे भी छोटा था। वो 30,000 महीने का कमा रहा है। हाँ। कोई 1 लाख कमा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह। बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन रहता है बहुत प्यारा होता है, जो वापस कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक लिखा था, एक कविता थी मेरी। वैसे मैं कविता नहीं लिखती, मैं कॉर्ड्स ही लिखती हूँ। बट एक ऐसी कविता थी कि बचपन में हम कितने मासूम थे। बचपन में लगता था कि बड़े होकर कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन बचपन को ही याद करते रह गए।
बचपन पे फूल फूल ही दिखते थे, लेकिन आज उसमें कांटे भी दिखने लगे हैं। थोड़ी ऐसी लंबी कविताएं, मैं ऐसी जी। कविता लिखती नहीं हूँ, बट वो बोलती हूँ ना, मैं दिल से, आप जो भी लिखो अच्छा ही हो जाता है। तो मुझे वो मेरी बचपन वाली वो जो मैंने पोएम लिखी, बहुत याद आता है बचपन। पूरा दिन बाहर खेलो, अभी तो ये टाइम पे हम बाहर जाते हैं, स्कूल 5 और 6 बजे तक रहता है, फिर एकदम घूमो। शनिवार की रात तो हम इतना हल्ला मचाते हैं कि शनिवार की रात कल पूरा दिन खेलना ही खेलना है। यार वो दिन मिस करते हैं। और जिनके पास ये दिन है वो लोग अब फोन में, या तो जो भी, फिर भी ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप बाहर खेलो, बाहर की एक्टिविटीज करो, बट हर छोटे बच्चे के पास आज बड़ा फोन है। हाँ। मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। बट अभी क्या कर सकते हैं, जो है वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन उसमें भी कुछ लोग गलत रास्ते पे, मैं मन से यही प्रे करती हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपना बचपन इतने खुलकर जिए कि उनको याद आए कि ये गेम खेला था, गिल्ली डंडा, सारा टीम था, ये खेलते थे, ये करते थे। आई थिंक वो मिसिंग है, तो वो करना चाहिए। और यंग एज में, हमारी एज में ठीक है, 23, 22 के बाद जो भी आता है उसमें ठीक है, हमें काम पैसा तो चाहिए ही चाहिए। हमेशा फैमिली हेल्प नहीं कर सकती, फिर वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। बिल्कुल। और एक एज के बाद वो लोग खुद ही, हम हमारा माइंड ही नहीं होता है कि हम उनसे मांगे। फिर हाँ। भी आज भी पापा के जेब से 1 रुपया, 10 रुपया आज भी चुराते हैं। लेकिन वो खुशी अलग ही होती है कि पापा या पेरेंट्स की जेब में से बिना बताए पैसे लेना, वो तो बेस्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पेन भी, अगर कोई पापा अच्छी नई पेन लाते हैं तो मैं ले लेती हूँ, और फिर बताती नहीं हूँ। फिर वो बोलते मेरी पेन किसने चुराई। उनके जेब में कोई भी चिल्लर रहता है ना, वो मैं अपने गुल्लक में डाल देती हूँ, कि हम चाहे कितने भी करोड़ों अब्जों या कुछ भी कमा ले, लेकिन वो चिल्लर वाला वो जो रिश्ता है वो हमारा बचपन के साथ, वो हर सब बोलते हैं हमारे अंदर बच्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बड़े होकर हम इतना थोड़े ऐसे स्टिक हो जाते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हम बचपन में कभी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली हम बच्चे तो नहीं है और नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो बचपन का बिहेवियर रहता है ना, वो रखना चाहिए। जी। अमेजिंग। मैम, इस पब्लिकेशन की जब जर्नी थी आपकी, जिस तरीके से आपने सब कुछ किया, तो उस बीच में कुछ चैलेंजेस जरूर आए होंगे। तो आपने कौन से चैलेंजेस झेले जो आज आपको लगता है कि हाँ, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज था अब तक का जो मैंने देखा है मेरी लाइफ में? और चैलेंज मुझे यही लगा कि हाफ नॉलेज, आपको जब जी। किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल। तब लोग आपको लूटते हैं, आपको सच में हाँ। लूटते हैं, आपके पास से डबल पैसे ऐसा बोलते हैं ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। लोग ऐसा हमें दिखाते हैं, कुछ लोग रहते हैं तो हमें ऐसा दिखाते हैं कि ये चीज कितनी बड़ी है, कितनी नामुमकिन है, ऐसा लगवाते हैं। और आज हमारे सारे ऑथर बोलते हैं कि मैं एक दिन में अमेजोन में डाल देती हूँ और पब्लिश हो जाती है एक हाँ, दो दिन के तो अंदर बिल्कुल। ही। आपने भी सुना ही होगा। जी। क्योंकि मैं उनको बताना चाहती हूँ इट इज वेरी इजी। जितना लिखना मुश्किल है उतना पब्लिश करना इजी नहीं है, कोई भी आराम से कर सकता है। तो मैं यही सोचूंगी कि जो नॉलेज आपकी रहती है ना, इसीलिए मैंने अभी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मेरा जितना भी एक्सपर्टीज नॉलेज है, मैंने एक अलग से इंस्टाग्राम पेज बनाया और सारी जगह मैं डाल रही हूँ कि जितनी भी मेरी नॉलेज है, कोई भी पब्लिकेशन पब्लिकेशन की तो किसी को जरूरत है ही नहीं। ठीक है, हमारा बिजनेस है इसलिए मैं ना नहीं बोल सकती, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड ऑफ पब्लिकेशन। वो एक बिजनेस है तो उसको बिजनेस की तरह देखेंगे तो अच्छा लगेगा, बट देयर इज अ नो नीड ऑफ पब्लिकेशन। वो लैक ऑफ नॉलेज है, वही एक प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज आपको अगर किसी चीज की नहीं है ना, तो दुनिया आपको बहुत वो करेगी। ट्रू। मैम, तो जैसे यही अभी एक हम, या, यस मैम। बस यही मैं कहना चाहती थी कि नॉलेज अगर नहीं है तो उसको पहले गेन करे, फिर कुछ चीज स्टार्ट करे। ओके मैम।
अमेजिंग। मैम, जैसे आपने अभी जब हम बात कर रहे थे पब्लिकेशन की, तो बीच में आपने एक टर्म लाया था शार्क टैंक। तो क्या हम दिव्या त्रिवेदी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग इयर्स में कहीं शार्क टैंक में किताब राइटिंग पब्लिकेशन भी दिखेगा? और अगर दिखेगा तो उसके लिए कौन से इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में है जो आप पब्लिकेशन में ला सकते हैं, जो अभी तक किसी कोई और पब्लिकेशन नहीं कर रहे? शार्क टैंक में मैंने इस साल फॉर्म भरा था। मैंने इस साल नहीं, मुझे तो पता है कि मुझे तो लेने वाला ही नहीं है ना मेरा बजट है, और मुझे बिजनेस के कोई भी टर्म नहीं आते। पैट क्या होता है, और मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टीएम वगैरह वगैरह कुछ भी मुझे नहीं आता है। आई एम नॉट, मैंने पहले ही बोला मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मुझे बिजनेस टर्म समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगी कि हम जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो वहां जाते हैं वो थोड़ा सा रेवेन्यू होना चाहिए, और बिल्कुल। वो ऐसे मार्केट को लेते हैं जो आने वाले मार्केट ग्रोइंग मार्केट हो। जी। लेकिन पब्लिकेशन ऐसी जो फील्ड है वो शायद धीरे धीरे बुक राइटिंग वो सारा खत्म हो जाएगा। मतलब अभी नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा लोग बहुत सोचते हैं कि जो राइटिंग जो ये बुक्स वगैरह है, वो नहीं रहेगी। और बट मैं ऐसा मानती हूँ रहेगी, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम है, नीट एग्जाम है, और गवर्नमेंट ऑफिसर हमें आज भी चाहिए, 10 साल बाद भी चाहिए, तो बुक्स तो ऑब्वियसली रहेंगी। लेकिन फिर भी लेकिन हाँ जाएंगे, और जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। लेकिन वो शार्क टैंक से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो शायद आगे आने वाले सालों में अगर कुछ मैंने बिजनेस में किया तो वहां ऐसे जज भी जा सकते हैं। बट वो मैं, ऐसा है कि वो या। ऐसा थिंकिंग है कि जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ भी पता नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है, मेहनत कितनी रंग लाती है। और वहां जाके डिफरेंस तो हमारा यही रहेगा, हमारा जो कोर वैल्यूज है कि हम प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा इमोशंस पे काम करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये बुक ऐसा बिजनेस है, एक राइटिंग ऐसा बिजनेस है कि आपको इमोशनल होना ही पड़ता है। अगर आप राइटर हो तो आपको फील होता ही है। अगर कोई राइटर बोलता है कि मैम देयर इज अ स्मॉल चेंज इन दिस बुक, अगर आप मैंने कई बार लॉन्च कर दिया होता है, फिर भी मैं डिलीट करके वो कर देती हूँ। कभी कभी चार्ज लेने पड़ते हैं क्योंकि वो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, बट नॉर्मली मैं नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई एम राइटर, मैं उसकी फील कर पा रही हूँ, वो इमोशन जनरेट होते हैं तो वो कहाँ डाले। जी। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके इमोशन है वो आपको एक फील्ड में होने चाहिए। तो हमारी कोर वैल्यू तो यही रहेगी कि हम 100% लाइफ टाइम रॉयल्टी, 24 आवर्स हम सपोर्ट देते। अगर हम सपोज हम कोई लीव ले रहे हैं तो उसके 2-3 दिन पहले या 1 महीना पहले बता देते हैं कि हम ये टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे। जबकि मैंने जितने भी पब्लिशर या जिनके साथ अभी तक मैंने काम किया, लोग ईमेल थ्रू बात करते हैं, लोग जवाब नहीं देते हैं, ट्रू। लोग आपको इग्नोर करते हैं। और वो वेकेशन पे है तो हमें कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट दे हैव टू टेल कि ये है। हाँ। और हमारे से जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे सारे ऑथर रिपीटेड है। एक ऑथर है जिन्होंने 28 बुक्स करवाई है, जो भी ऑथर है उन्होंने एक से ज्यादा ही बुक करवाई है। जो एक बार आता है वो किताब राइटिंग के साथ ही रहता है। कुछ ऑथर होते हैं कि मतलब कहीं कम प्राइस में दिख गए तो जाते हैं, और जाना भी चाहिए, कि मुझे भी अगर कम प्राइस में मिलेगा तो मैं ये सर्विस छोड़ के दूसरी जगह ऑब्वियसली जाऊंगी। बट फिर सवाल आता है कि क्वालिटी और लाइफ टाइम सपोर्ट, मुझे लगता है जाना, जिसको जाना है जाने दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भले ही मेरा पब्लिकेशन बंद हो जाए, लेकिन मैं फिर भी उन लोगों को लाइफ टाइम तक आंसरेबल रहूंगी उनकी बुक के लिए, क्योंकि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये बंद हो जाएगा, मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊंगी तो ये सब मैनेज कैसे होगा। सच में ऐसा थॉट आता है कि ये ऑथर को कौन आंसर करेगा, उनकी रॉयल्टी कौन देगा, क्या होगा। फिर सोचा मैं एक बुक बना के जाऊंगी, ताकि जो भी मेरे बाद, जो भी मेरे फैमिली या जो भी मतलब देखे, वो उसको देखे कि ये ऐसे प्रोसेस होता है। क्योंकि आधे से ज्यादा मैं ही मैनेज करती हूँ, तो सारी प्रोसेस एंड ऑल मुझे ही पता है कि ऑथर को मेरे जाने के बाद वो सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ लाइफ टाइम रॉयल्टी, लाइफ टाइम रॉयल्टी, तो मुझे ऐसा फील होता है कि लाइफ टाइम तक हमें सपोर्ट देना है। तो बस यही कोर वैल्यू, ऑनेस्टी, इमोशंस, लाइफ टाइम रॉयल्टी, 24 आवर्स चैट सपोर्ट,
आप कभी भी अगर हम कॉल कई बार हम नहीं उठा पाते तो फिर भी हम उनको मैसेज कर देते हैं कि अगर काम है तो हम 24 आवर्स के अंदर आपको कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशन, ऑनेस्टी, ये सभी हमारी कोर वैल्यूज है और यही हमें किताब राइटिंग को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। वेरी अमेजिंग मैम। आज के डेट में इतना तो ऑब्वियसली कोई किसी के बारे में नहीं सोचता कि मतलब जिस तरह से मैंने आपकी अभी प्लानिंग देखी, दैट इज समथिंग एकदम वैसे अलग। ऐसे बहुत सारे कराते रहते हैं। That's amazing. Ma'am, of course, I have learned a lot from you. But now I would like to ask you कि आपका अपना कैसा एक्सपीरियंस था आपकी खुद की पब्लिकेशन के साथ में अपनी बुक पब्लिश करवाने का, एंड व्हाट डू यू थिंक इज कुछ एरियाज जहाँ पे आपकी पब्लिकेशन को और वर्क करने की जरूरत है? और पहली बात है कि जब मेरी पहली किताब पब्लिश हुई थी दूसरे जी। पब्लिकेशन के पास, तब मुझे नहीं पता था कि खुशी, हैप्पीनेस क्या होती है। जब मैंने बुक पब्लिश करना स्टार्ट किया, तब मैं उनको जब अमेजोन लिंक सर्टिफिकेट वगैरह देती हूँ, तब मैं लिखती हूँ हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे तब नहीं लिखते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बुक पब्लिश हो गई। वो हैप्पीनेस फैक्टर है ना, मुझे लगता है सारे के सारे पब्लिकेशन में मिसिंग है। और ठीक है, हम प्रोफेशनलिज्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं और लोग प्रोफेशनल सब हमें बोलते हैं, कुछ हमारे ऑथर भी बोलते हैं कि आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहिए, अपने इमोशन को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। लेकिन वो खुशी है ना कि जब मैं किसी को देती हूँ अमेजोन लिंक के हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बुक लाइव हो गई है, आपको इंटरव्यू देना है, उन लोगों से ज्यादा मैं खुश हूँ कि वो किताब आई है और वो सामने वाला ऑथर बना है, और अगर बना है तो दूसरी बार बना, तीसरी बार बना, जितनी भी बार बुक लिखे, तो मुझे लगता है वो हैप्पीनेस है, वो दूसरे पब्लिकेशन में मिसिंग थी। और जो क्वालिटी, जो अगर आप ये मेरी पहली किताब, ये दूसरी है, तो क्वालिटी का भी बहुत डिफरेंस है। और कुछ भी मतलब कवर का भी थोड़ा डिफरेंस है कि थोड़ा ऐसा अच्छा हो सकता था। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पब्लिकेशन में लोग, ऑथर हमें मतलब ऐसा कवर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, मैं उनको हाँ बोलती जी। हूँ ये अच्छा नहीं लगता है। मैम, यू आर ऑन म्यूट। अभी हो गया सही? या। तो मैं कई बार ऐसा बोलती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो सुनते नहीं है। वो हर किसी का अपना थॉट होता है, तो फिर ठीक है हम पब्लिश कर देते हैं। इसीलिए किसी को लगता होगा कि ये कवर थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन ये पब्लिशर इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऑथर का चॉइस है कि वो कैसा होना चाहिए। बट तब हमें ऑप्शन नहीं मिलते थे कि आपको ये चीज देना है, आप ऐसे भी कवर देते, हम ऑथर को वो ऑप्शन देते कि अपना क्लियरली सब बताइए, ऐसे ऐसी प्रोसेस है, इतनी ट्रांसपेरेंसी कि क्या आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें सारा प्रोसीजर लिखा है, और अगर वो नहीं भी लिखा है तो भी इतना, एक के बाद मैं एक उनको मैसेज करती हूँ। अगर मैं एड्रेस मांगती हूँ उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के साथ तीसरा क्वेश्चन। ऐसा मुझे ही शांति नहीं है कि ऑथर को इतना खुशी सब एक ही साथ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है वो हैप्पीनेस फैक्टर मिसिंग है जो मेरी पहली बुक में मुझे मिलना चाहिए था। क्योंकि वो मेरी पहली किताब है, उसमें गणपति बापा है। तो वो कवर लॉन्च होने का, हाँ कवर लॉन्च होने का उन्होंने भी अपने पोस्ट किया था और अच्छे से किया था। बट जो पब्लिश होने के बाद एक हैप्पीनेस फैक्टर रहता है, और बीच बीच में आप थोड़ा ह्यूमर, मतलब थोड़ा ऑथर के साथ ऐसा कनेक्ट रहे कि वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, मैं वैसा ही रहती हूँ नॉर्मली। जी। कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि कई बार किसी ऑथर को मैं डांट भी देती हूँ गुस्से में। क्योंकि पूरा दिन हमारे पास इतना काम रहता है, सबके कॉल्स मैनेज करना, ऑब्वियसली हम इंसान है तो गलतियां हो जाती है। तो फिर बाद में तो मैं माफी मांग देती हूँ, और अगर कभी भी किसी का दिल मैंने गलती से भी ऑथर का दुखाया है तो मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि वो हमारे कस्टमर भगवान होते हैं। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ हर कस्टमर भगवान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं देखते। एक बुक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिल्कुल। हाँ मैंने उसको बहुत इजी बना दिया है, बट वो जितना इजी दिखता है उतना होता नहीं है। उसकी लाइफ टाइम प्रोसेस जो हमें करनी पड़ेगी, उसका सोच सोच के मुझे कई बार डर लगता है कि ये आगे कैसे मैं संभाल पाऊंगी। अभी तो ठीक है, मैं अभी ज्यादा बुक्स आती है तो मैं खुद संभाल नहीं पाती।
तो मतलब थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन पहले पब्लिकेशन में यही था कि हैप्पीनेस फैक्टर मिसिंग था, और बाकी तो सब ठीक ठाक था, लेकिन वो बंद हो गया। मुझे लाइफ टाइम सेल तो क्या, मुझे 1 महीने बाद भी सेल का रिपोर्ट नहीं मिलता था, कोई जवाब नहीं देता था। तो ये सारे फैक्टर है जो हमारे पब्लिकेशन में अच्छे हैं। और जो इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हमें अपनाना चाहिए, ताकि पब्लिकेशन को थोड़ा और ऊंचाई पे लेके जाए। जी। थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, नहीं होता है फिर भी ट्राई करते रहना पड़ेगा। इमोशन कंट्रोल पहला तो ये। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि भले हम प्राइस ज्यादा ले, लेकिन जो प्रूफ रीडिंग है, कुछ बुक में मिस्टेक्स रह जाती है। जी। लेकिन 999 1000 में हम बुक पब्लिश भी करेंगे, आपको लाइफ टाइम तक सब देंगे, नहीं पॉसिबल है। और हाँ। लोग जहाँ कम प्राइस रहता है वहां ज्यादा लोग आते हैं, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल। और वैसे तो गलतियां नहीं रहती है उसकी, मैं बहुत केयर करती हूँ और उनको बार बार दिखाती हूँ कि कोई बदलाव हो तो बताइए। बुक पब्लिकेशन के पहले जो भी बदलाव हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ रीडिंग की सर्विस है, वो धीरे धीरे हम ऐड करेंगे, भले ही प्राइस हाई हो जाए। बट ये मुझे लगता है प्रूफ रीडिंग, ये इमोशंस वगैरह जो कम करने चाहिए। और अमेजोन का जो हमारा डिलीवरी चार्ज है, वो कई बार 75 ऐसा रहता है, क्योंकि हमारा खुद का प्रिंटिंग नहीं है और डिलीवरी वाले को तो पे करना ही पड़ता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि धीरे धीरे हम इतने ग्रो हो कि वो डिलीवरी चार्ज थोड़ा कम हो जाए। और एक अमेजोन में है कि हमारा जो भी वो चार्ज, जो टाइमिंग है अमेजोन का, वो एक बुक को मिलने में, उसमें अमेजोन में ऐसा दिखा था 1 महीने बाद, अगर आप आज ऑर्डर करेंगे 1 महीने बाद मिलेगा। तो लोग ऑथर्स कंप्लेन करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ कि अभी हमारा खुद का प्रिंटिंग सर्विस नहीं है, इसीलिए वहां से प्रोसेस होने में टाइम लगता है। वैसे तो हम 4 से 5 के दिन अंदर डिस्पैच करके और डिलीवरी के लिए भेज देते हैं, और नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर किसी को भी डिलीवरी मिल जाता है। बट अमेजोन में ऐसा डालना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अमेजोन में डायरेक्ट टाइम पे ट्रैकिंग आईडी नहीं डालेंगे, तो वो बुक डिलीट अपने आप ही हो जाती है। तो बस यही दो 5-6 कमियां हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगता है प्रोफेशनल थोड़ा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपका फायदा भी उठाया जाता है आपके इमोशंस का। तो इमोशन से बिजनेस नहीं चलता है, जी। इमोशन से बुक बनती है लेकिन बिजनेस नहीं चलता है। तो बस अगर मुझे बिजनेस आगे लाना है तो मुझे वो इमोशन साइड में रखने पड़ेंगे, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा। और बस बाकी तो सब ठीक ही है। और धीरे धीरे, हम इतने बड़े नहीं है कि हम सबकी दिमाग को समझ पाए कि कौन क्या चाहता है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि जितना ऑथर को, जितने को सेटिस्फाई कर पाए। और जितनों को नहीं कर पाते उनके वो दिल से मतलब बुरा लगता है कि नहीं कर पाते, कई बार प्राइस पॉइंट हो गया, कुछ भी हो गया। तो ट्राई करते हैं कि भगवान वो लोग को भी हमें समझने की शक्ति दे, क्योंकि एक बिजनेस को चलाना इतना इजी नहीं होता है। लाइफ में बहुत ऐसे ही नॉर्मली प्रॉब्लम्स तो चलते रहते हैं, ऊपर से आपके क्लाइंट्स भी अगर आपके प्रॉब्लम्स बन जाएंगे तो बहुत टफ रहता है। तो ट्रू। वैसे तो हमारे क्लाइंट्स सारे ब्लेसिंग है, जी। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक की वजह से सारा नीचे हो जाता है। बट आई थिंक सब अच्छा है, सिर्फ ये 2-3 चीजें लाइक प्रोफेशनलिज्म, अमेजोन का डिलीवरी चार्ज, उसका जो भी टाइमिंग है वो थोड़ा बढ़ा दे। और बस थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बढ़ाए। अमेजिंग मैम। मैम, आपके माइंड में कोई नए फीचर्स हैं जो आप अपनी पब्लिकेशन में लाना चाहेंगी? कोई नए फीचर या कुछ और इनोवेटिव जो आपने अपने माइंड में सोचे हो कि हाँ, ऐसा करेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच लोग पाएगी हमारी पब्लिकेशन? जी, मैंने एक नॉलेज, मुझे ऐसा लगा कि नॉलेज तो शेयर होनी ही चाहिए। जी। लाइक कई बार हमें पहले जब हम बुक पढ़ते हैं, हमें नहीं पता ये नंबर ये क्या होता है, हाँ, हाँ। ये क्या होता है, बार कोड, आईएसबीएन क्या होता है, मुझे खुद ही नहीं पता था ना। मैं राइटर हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था। तो धीरे धीरे जितनी भी मेरी नॉलेज है, तो मैं चाहती हूँ किताब राइटिंग थ्रू हम वो वीडियोस को, मतलब वो इंफॉर्मेशन को आगे लाए। वो एजुकेशन से मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े ग्रो होंगे। ऑब्वियसली हम मेरा खुद का तो स्किल बढ़ेगा, और जो भी हमारे टीम मेंबर्स है धीरे बिल्कुल। धीरे उनका स्किल बढ़ेगा उनसे। बट आई थिंक वो नॉलेज, जिस दिन एक इंसान को पता चल जाएगा असलियत क्या होती है हम्म। और दिखावा क्या होता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो दिखावा है, जो पैसों से खरीदे दिखावे जाते अवार्ड्स वगैरह, वो किताब में लागू नहीं करते हैं।
तो बस बिल्कुल। मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं रियलिटी के पास अपने पब्लिकेशन को लेके जाना चाहती हूँ कि वो अपना रियलिटी के ऊपर चले, ना कि वो किसी पेड प्रमोशन थ्रू या ऐसा चले। तो बस नॉलेज से हर एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मैंने अमिताभ बच्चन सर का एक वीडियो भी उसमें भी देखा था कि आपका आप कोई टूट के मार लेंगे या आप ऐसा कोई भी जुगाड़ कर देंगे या वो काम खत्म कर देंगे, बट जो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान है, वो कोई भी नहीं ले सकता, और वही आपका ज्ञान ही आपका सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हम जो सच्चा ज्ञान है वो अपने राइटर्स, अपने ऑथर या हमारे नॉन ऑथर जो हमसे पब्लिश नहीं भी करवाई, उनको वो अगर ज्ञान मिल जाए तो शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी धीरे धीरे हो जाए। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नॉलेज पहले मैं खुद सीखूं, क्योंकि वो जो वीडियोस बनाती हूँ मुझे इतना नहीं आता है, फिर भी मैं सीख सीख के बनाती हूँ। तो वो वीडियो से लोगों को हेल्प होगी, और आई थिंक रियलिटी के पास जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे। Amazing. Thank you so much, ma'am. Your thoughts are truly inspiring. Everything that this interview was very interesting for me and for whole of our audience because उन्होंने काफी सारी चीजें सीखी, राइटिंग के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, और भी बहुत सारी इनोवेटिव चीजों के बारे में, सुविचार को समझा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? यार आई हैव वैसे तो मेरा डायलॉग पता ही है कि स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस, बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि हर बार आपको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्प्रेड ऑलवेज गुडनेस, यू डोंट हैव टू बी ऑलवेज नाइस। कभी कभी आपको गुस्सा करना पड़ता है। लोग बोलते हैं गुस्सा बुरा होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी जो सिचुएशन होती है, कभी आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी आपको रोना पड़ता है, कभी आपको लाइफ से नफरत हो, ये आम बात है, बहुत आम नॉर्मल बात है। उसको नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मत जोड़िए। ये बिल्कुल। लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, तो गुस्सा भी आएगा, कभी रोना भी आएगा, खुशी भी मिलेगी, मतलब सब होगा। तो पता नहीं लोग हम कई बार रोते हैं या कुछ इमोशंस दिखाते हैं तो उसको क्यों ऐसा अनप्रोफेशनल ऐसा चीज ऐसा बनाते हैं कि वो नेगेटिव है, ऐसा है वैसा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट बी योर सेल्फ, आप जो है वही रहिए। हाँ, आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इम्प्रूव होना पड़ेगा। वो आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जिंदगी में ऐसे क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और कौन है जो मतलब आपकी ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको अपने लिए सेल्फ रूल बनाने चाहिए, मैं यही मानती हूँ। और मैं और एक मैसेज देना चाहूंगी कि स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू एवरीवन। जो भी ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, या मतलब जो भी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको थैंक यू कि वो बहुत अच्छे से करते हैं। जो भी अपना कर रहे हैं बहुत अच्छे से करेंगे। और मैं अपनी टीम को, अंकिता सिंह जो आप इतने अच्छे इंटरव्यूज लेते हैं, थैंक यू सो वैसे मच। तो हमारे पहले मृदुल, सयान और ऐसे 2-3 इंटरव्यू रहे हैं। मृदुल हमारे साथ 2-3 सालों से जुड़ा है, तो बहुत अच्छा सा वो जो हमारे एडिटेड वीडियो होता है वो करते हैं। पहले वो इंटरव्यू लेते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अंकिता मैम अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके जो थॉट ऑफ क्वेश्चन ही है वो अच्छी है। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा हम उनको ही इंटरव्यू के लिए ज्यादा रखेंगे, तो वो एग्री हो गया कि हाँ ये बात भी सही है। और वो एडिटिंग है तो इतनी सच अ नाइस, इतनी जो अंडरस्टैंडेबल मेरी टीम है, उसको मैं थैंक यू। जो सयान पत्नी जो अभी हमारे सिर्फ मेंटोर है, वो मतलब टीचर है तो इतना वो टाइम नहीं दे पाते पब्लिकेशन को, बट फिर भी वो कभी कभी मेंटोरिंग मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, मैं उनकी हेल्प लेती हूँ। तो उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। फिर हमारी नईशा जो मैन्युस्क्रिप्ट मेकर है, सौरभ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहाइंड दी पब्लिकेशन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फाउंडर्स है जो मेरी हेल्प करते हैं मुझे धीरे धीरे। और स्पेशली हमारे ऑथर्स जो कभी कभी मेरा गुस्सा, कभी नादानी या कुछ भी बोले, कभी कभी रोना भी आता है कि इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे समझ पाते हैं, मेरी जो भी थिंकिंग है उसको समझ पाते। एंड स्प्रेड गुडनेस, थैंक यू टू यू फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। थैंक सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और बस यही कि सब होता रहेगा, अच्छा कभी रोएंगे, आज हंसे हैं कल रोएंगे, सब चलता ही रहेगा। तो जस्ट गो गो चलते रहे चलते रहे।
कभी काम करने का मन नहीं करता है तो चलेगा, मस्त मूवी देखिए, खाना खाइए, खाना पीजिए और टाइम मिले तो थोड़ा सा लिख लीजिए। और बिल्कुल। बाकी तो बस आप सब हमारे चैनल पे जुड़े रहे, ताकि अच्छे अच्छे इंटरव्यूज धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि थोड़े बड़े पर्सनालिटी जो अच्छे अच्छे राइटर्स है उनको हम कांटेक्ट करें और वो भी हमारे साथ मतलब इंटरव्यू करें। वो होगा धीरे धीरे सब, लेकिन बस आप सबका साथ है। So spread goodness, thank you for taking my interview and thank you for watching everyone. Thank you so much, ma'am, for this amazing interview. It's an honor to interview such a great personality. Thank you so much, Thank ma'am. you. I hope everyone would Okay. have enjoyed this interview a lot. Thank you, ma'am. Yes, thank you. Yeah.